Good morning, everyone. In this chapter, we have to understand the three things: comparative statements, common size statement, and cash flow statement. Along with that, we have to also understand some of the accounting ratios. Some of the accounting ratios. These are the tools. Try to understand. What do you mean by financial statements? What do you mean by financial statements? Financial statements means final accounts. Financial statements मतलब final accounts. I mean, try to understand, right? Right? I mean, right? I mean, it is statement of profit and loss account. जिसको हम बोलते हैं, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. And it is second one is balance sheet. So these are final accounts. These are final accounts. Try to understand. लिख लेना. Financial statements what do you mean by financial statements? I will be teaching this chapter only from the exam point of view. जितने सारे इसमें examples है, I will be teaching those examples only. ठीक है? So, financial statements, try to understand. What is included in the financial statement? First, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. या आप अगर आप प्रॉपर देखते हो, या ऑफ कंपनीज लिखता हूं, ठीक है, ऑफ कंपनीज. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी. I will take you to, right? I will take you to Bear Act. उन्होंने आपको फॉर्मेट दिया होगा. देखो, दिस इज द बेयर एक्ट, द कंपनीज एक्ट 2013. ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द सेक्शंस. नीचे शेड्यूल्स रहेंगे. टोटल कितने चैप्टर्स है? चैप्टर 29. कंपनीज एक्ट में टोटल चैप्टर 29 है. Each chapter is divided into sections. Each section is divided into subsections. Subsections are divided into clauses like that. ठीक है, आगे देखो. They have given a schedule. Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3, Schedule 4, Schedule 5, 6 and 7. So सबसे एंड में शेड्यूल रहेंगे. ठीक है. So शेड्यूल 2 देखना है हमें. हाँ, ये शेड्यूल 2 होगा. शेड्यूल 2 देखो, शेड्यूल 2. ठीक है,
आगे यूजफुल लाइफ टू कंप्यूट द डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन चैप्टर आपको पता होगा ना, डेप्रिसिएशन में हम हर एसेट की एक यूजफुल लाइफ लेते हैं। तो कंपनीज एक्ट में उन्होंने यूजफुल लाइफ के बारे में बोला है, तो कौन से एसेट के लिए कितनी यूजफुल लाइफ लेनी चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, पार्ट शेड्यूल 2 पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। सो दे हैव गिवन यू लाइक एग्जांपल, बिल्डिंग के केस में यू हैव टू टेक 60 इयर्स, राइट। जिसका आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है तो उसकी लाइफ ज्यादा रहेगी 60 इयर्स। बिल्डिंग अदर देन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर उसके लिए 30 इयर्स ली है। फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए 30 इयर्स, लाइक फेंस वॉल्स, फेंस वेल्स, ट्यूब वेल्स 5 इयर्स, ऐसे उन्होंने, राइट। तो इस शेड्यूल में लिखा है, मतलब एवरीवन विल फॉलो दिस शेड्यूल ओनली। सो अलग अलग दिया है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक सैटेलाइट्स, उसकी कितनी 18 इयर्स लाइफ है, सैटेलाइट्स की 18 इयर्स लाइफ है। देन plant machinery is used in the generation and the transmission and distribution of the power, 40 years है। thermal plants example 40 years life लेके depreciation देना होता है। so schedule 2 talks about all those things, ठीक है। then now come to schedule 3। schedule 2 talks about the life of the assets to be considered for the purpose of depreciation। अब शेड्यूल 3 देखो, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए कंपनी। सो दे हैव गिवन यू द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आप राउंडिंग ऑफ कैसे कर सकते हो, राइट। कंपनी केस में अगर राउंडिंग ऑफ वैल्यूज होगी, पॉइंट में वैल्यू होगी, तो उसको राउंड ऑफ कैसे करोगे, तो उन्होंने मतलब सबके लिए स्टैंडर्ड लाइक फॉर्मेट दिया है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सही है। सो देखो पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च जो कुछ भी रहेगा, रुपीज इन, राइट, लैक्स, रुपीज इन क्रोर्स जो कुछ भी रहेगा। And C, right, it is divided into 2 parts। first part of like is liabilities, T फॉर्म में नहीं होता है बैलेंस शीट। शेड्यूल 2 ने आपको T फॉर्म में बैलेंस शीट नहीं दी है, पहले उन्होंने लाइबिलिटीज लिखा है एंड उसके बाद उन्होंने असेट्स लिखा है। देखो लाइबिलिटीज एंड बाद में असेट्स लिखा है, मतलब फर्स्ट यू विल जॉट डाउन ऑल द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज की टोटल लोगे, उसके नीचे यू विल जॉट डाउन ऑल द असेट्स, असेट की टोटल लोगे, लाइबिलिटीज को टोटल विल बी इक्वल टू योर असेट की टोटल। सो दैट इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट। आप कोई भी बैलेंस शीट उठाओ, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाओ, आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगी। सो देखो पर्टिकुलर्स, उसमें उनके आ गया लाइक शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें आ गया शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स एग्जांपल। तो राइट ये सब चीजें आ गई इसमें, किसमें आ गई, राइट, पर्टिकुलर्स कॉलम में। असेट्स, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, ठीक है। देन उसके बाद नोट नंबर, सेकंड कॉलम इज अ नोट नंबर। सो राइट हर एक की डिटेल दिया जाएगा तो नोट नंबर रहेगा। फिगर्स ऑफ द करंट ईयर, ये करंट ईयर के फिगर्स है एंड आपको करस्पॉन्डिंग कंपैरेटिव फिगर्स भी देने होते हैं प्रीवियस ईयर के। सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ balance sheet। balance sheet is never in T format। schedule 3 does not give balance sheet in the T format। तो इसलिए मैंने बोला था जो हमने कंपनी अकाउंट करते टाइम जो बैलेंस शीट की है ना, वो रॉन्ग फॉर्मेट में, दैट इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट, वो रॉन्ग है। T फॉर्मेट में हम बैलेंस शीट नहीं देते, हम अब अलग राइट वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट देते हैं, पहले लाइबिलिटीज लिखते हैं फिर असेट्स लिखते हैं, ठीक है। देन दे हैव गिवन यू इंस्ट्रक्शंस कि कौन से हेड के अंदर क्या क्या आना चाहिए, हर चीज उन्होंने इन डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, राइट। उसके बाद पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 गिव्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दे डोंट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नेम ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च जो कुछ भी रहेगा, रुपीज इन, सेम। इट इज नॉट इन द T फॉर्मेट, it is not in the T format, it is in vertical format। देखो
पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर फिगर्स, प्रीवियस ईयर फिगर्स, कंपेरेटिव फिगर्स है। पहले उन्होंने इनकम लिख दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन अदर इनकम्स, सो टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम इज द टोटल रेवेन्यू। फिर उन्होंने एक्सपेंसेस लिख लिए, अलग अलग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, purchases of stock in trade, changes in the inventories, opening and closing inventories, right? Changes in the inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, employee benefit expense, salary, bonus वगैरह उसमें आ गया, wages उसमें आ गया, finance cost, interest, bank charges, right? उसमें आ गया, depreciation, amortization अलग से दिखाना पड़ता है, and other expenses। फिर टोटल एक्सपेंसेस की टोटल आ गई। सो आपको इनकम की टोटल मिल गई, आपको एक्सपेंस की टोटल मिल गई, एंड देन राइट यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये आपको अभी तक पता नहीं है, राइट? एंड देन यू विल गेट प्रॉफिट। सो दिस इज अ फॉर्मेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसी फॉर्मेट में आपको राइट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। तो लिख लेना यहाँ पे, राइट? लिखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, लिखो यस, लिखो शेड्यूल 3, लिखो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, लिखो एवरीवन हैज टू राइट शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 3 of the Companies Act gives you, Schedule 3 of the Companies Act gives you format of profit and loss and balance sheet. Schedule 3 of Companies Act gives you format of profit and loss and balance sheet। ठीक है? कंपनीज एक्ट 2013, उसमें पार्ट 1 बैलेंस शीट, पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है? नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज इंक्लूड्स include 1 बैलेंस शीट, नो डाउट, या पहले लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड बैलेंस शीट, थर्ड नोट्स टू अकाउंट्स, 4 statement showing changes in the equity, changes in equity, and fifth statement showing changes in the equity, and fifth cash flow statement। कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ओके, एक P&L रहेगा, बैलेंस शीट रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यूज इन P&L एंड बैलेंस शीट, उसके डिटेल इंफॉर्मेशन आपको नोट्स में मिलेगी. स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन द इक्विटी, समटाइम्स वी इशू शेयर्स, वी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह, राइट. तो कैपिटल चेंज होते रहता है, तो उसका स्टेटमेंट, ओपनिंग में कितना कैपिटल था, क्लोजिंग में कितना कैपिटल, उसका रिकंसिलेशन, क्यों चेंजेस हुए, स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन इक्विटी, राइट. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट. सो ये होते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. सो क्या लिखा है, चैप्टर का नाम ही क्या है, ध्यान देना. द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनालिसिस ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट. तो हमें इनका एनालिसिस करना है. Why we do analysis? Because we have to take various decisions. If like example, I have to invest into the company. मुझे उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो obviously I will take decision, a prudent decision, a rational decision, and for that purpose I should be in position to understand their financial statement. समझ में आ रहा है? And for that purpose, right, हम उस कंपनी के बैलेंस शीट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. गोइंग अहेड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लाइक अबाउट द कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कितनी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यू कैन टेक वेरियस डिसीजंस कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, रिस्क है या नहीं है, राइट, कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, राइट, कब इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी है. So you will get all those answers, right? नहीं, it's not auditing. Auditing different, madam. Audit करना अलग है. Audit is the postmortem. जो हुआ है वो चेक करना. And analysis is for the purpose of future. तो जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है पास्ट ईयर्स के, उसको स्टडी करके हम फ्यूचर डिसाइड करेंगे कंपनी का. ठीक है. Everyone does this analysis for their own purpose. Investors इन्वेस्ट करना है नहीं करना है इसके लिए. अगर किसी को पता चलता है कि येस बैंक के इसमें प्रॉब्लम था, फंडामेंटली कंपनी में प्रॉब्लम है, तो लोगों ने पैसे पहले निकाल के लिए होते. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट ऑडिटिंग, ऑडिट इज डिफरेंट. देन आगे नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड सम रेशियोज. बैलेंस शीट के दो रेशियो हमें समझना है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो. इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस के हमें चार रेशियो समझने, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज डिफरेंट, ऑपरेटिंग रेशियो इज डिफरेंट. एंड हमें कंबाइन, मतलब कोई वैल्यूज प्रॉफिट एंड लॉस की, कोई वैल्यूज बैलेंस शीट की, ऐसे कंबाइंड रेशियो सीखने, राइट. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा है उन्होंने. क्या लिखा है ध्यान देना. देयर आर टू इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैलेंस शीट इज आल्सो कॉल्ड एज पोजीशन स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट. लिख लेना यहाँ पे आगे, राइट. बैलेंस शीट इज कॉल्ड एज position statement. It talks about the position. आपके assets क्या है, आपके liabilities क्या है. Statement of profit loss account talks about income statement. So financial statement में दो statements हमें study करने हैं, income statement and पोजीशन स्टेटमेंट. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट. आगे नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. क्यों करते हैं? टू हेल्प इन प्लानिंग, राइट. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स लाइक शेयर होल्डर्स, राइट, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट. Everyone goes through the financial statement for their own purpose. Investors, उनको कितना रिटर्न्स मिलने वाले उसके लिए. Try to understand. Management, उनको प्लानिंग के लिए. गवर्नमेंट, उनके टैक्सेस के लिए. सप्लायर्स,
टू मेक श्योर कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कैश फ्लोज अच्छे हैं, तो उनको पैसे मिल जाएंगे। लेंडर्स भी स्टडी करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गिव द लोन। अगर आपको लोन चाहिए तो वो बोलते हैं आपके बैलेंस शीट पेंडल दे दो, बैंक वाले। सो दे विल स्टडी योर बैलेंस शीट, दे विल स्टडी योर कैश फ्लोज, दे विल स्टडी योर क्रेडिटेबिलिटी, एंड फिर आपको लोन मिलेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर वेरी राइट, आर यूज्ड बाय मेनी पीपल। हर कोई लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग विद एचडीएफसी, तो हम लोग कोई आप लोन मांगता तो हम बोलते थे भाई हमें 3 साल का पीएनएल, हमें 3 साल की बैलेंस शीट देना। हम क्यों मांगते थे? बिकॉज वी यूज्ड टू स्टडी इट। हम देखते थे उसका बिजनेस ग्रो हो रहा है या क्या हो रहा है, राइट, कितने कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं, उसने कौन से लोन बाकी लोन्स लेके रखे, क्या उसमें डिफॉल्ट है या क्या है, वो रेगुलरली पेमेंट कर सकता है नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है? तो वो हम स्टडी करते थे। वी यूज्ड टू स्टडी वेरियस रेशियोज, वी यूज्ड टू स्टडी द कैश फ्लोज, और अकॉर्डिंगली वी यूज्ड टू डिसाइड कि हमें उसको लोन देना है नहीं देना है। वी यूज्ड टू फाइंड आउट हिज लाइक क्रेडिटेबिलिटी, उसका लोन कितना बन सकता है, by understanding, by studying, by analyzing last 3 years profit and loss account and obviously balance sheet. So this helps in planning to assist in estimating the earnings of the business, कि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स कमा सकते हैं कंपनी। देन टू असिस्ट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, राइट, हम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। टू हेल्प मैनेजमेंट इन असेसिंग द इफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेस, हमारे फर्म के पास, हमारे कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या रिसोर्सेस है, क्या असेट्स है, राइट। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द नेट रिसोर्सेस अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, रिसोर्सेस कितने से इंक्रीज हुए, कितने से डिक्रीज हुए, असेट कितने से इंक्रीज हो गए, कितने से डिक्रीज हुए, कैश कितने से इंक्रीज हुए, कितने से डिक्रीज हुए, लाइक दैट। टू डिस्क्लोज द अदर इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट, राइट, टू द नीड ऑफ द यूजर्स, जिनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए उनको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, लिमिटेशंस वगैरह, ठीक है, वो जाने दो। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो मैंने अभी बोला था, राइट, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट इज नॉट इन विच फॉर्मेट, टी फॉर्मेट, इट इज अ वर्टिकल फॉर्मेट। देखो, राइट, रिलायंस कंपनी, कोई कंपनी की लाइक डैश डैश कंपनी लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 sources of fund. Actually they don't call sources of fund, they call, अच्छा उन्होंने ऐसे लिख के दिया, ठीक है, नो इश्यूज, एनालिसिस पर्पस के लिए दिया, नो इश्यूज, आगे लिख इट भी, मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान देना, ठीक है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। लेस करंट लायबिलिटीज रहेगा नीचे का पे, वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 1, हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लेट्स स्टार्ट, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, लिखो क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना, ठीक है, क्या लिखा है ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, लिखो
कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल, ठीक है, नॉट टी फॉर्मेट. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019. दे हैव गिवन यू टी फॉर्मेट में कैपिटल, रिजर्व्स, 12% लोन, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट असेट्स. ठीक है, उन्होंने हमें वर्टिकल बैलेंस शीट करने को बोला है. कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट. ठीक है, सो लिखो सॉल्यूशन. सिंपल है. वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या करना है, पहले लायबिलिटीज लिखना है, बाद में असेट्स लिखना है. लिखो सॉल्यूशन. लिखो पेज नंबर बोलेगा कोई मुझे, कौन सा पेज नंबर है? थ्री 47. ओके गुड, डाल लेना. लिखो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019. ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019. लेट्स स्टार्ट. लिखो पर्टिकुलर्स, देन रुपीज. ठीक है, ध्यान देना, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज. आगे लिखा जाएगा. एक्चुअली उन्होंने हमें बैलेंस शीट करने को बोला है, वर्टिकल बैलेंस शीट. ठीक है, लिखो सोर्सेस ऑफ फंड्स. कंपनी को फंड्स किससे आ गए, एंड मतलब लायबिलिटीज. सोर्सेस ऑफ फंड्स, कंपनी को पैसे किसने दिए, कैपिटल किसने दिया. एक होता है ओन्ड कैपिटल, एक होता है ओन्ड, राइट, ओनर्स फंड. एक होता है ओनर ने खुद होके पैसे डाले होते हैं, वो होता है कैपिटल. और दूसरा था हमने बोरो करके फंड्स रेज किए होते हैं, बी, बोरोड फंड्स. ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड, दैट इज लोन्स एंड लायबिलिटीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलना चाह रहा हूं. मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि फंड्स दो तरीके के होते हैं. जब बिजनेस में पैसा आता है, दो तरीके से पैसा आता है. एक ओनर ने खुद का कैपिटल दिया होता है, वो तो ओनर्स कैपिटल, एंड हम लोन लेके भी बिजनेस कर सकते हैं, वो होता है बोरोड फंड्स. ठीक है, ये पैसा आ गया, दिस इज इनफ्लो. ये इनफ्लो की बात हो रही है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली, ठीक है, इनर कॉलम आउटर कॉलम ध्यान देना. सो ये जो आपका सोर्सेस ऑफ फंड्स रहेंगे, इनफ्लोज रहेंगे, शुड बी इक्वल टू एप्लीकेशन. वो पैसा आपने यूज भी किया होगा, तो यहां पे लिखो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. एक आ गया सोर्स एंड दूसरा आ गया एप्लीकेशन. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. एक आ गया सोर्स ऑफ फंड, दूसरा आ गया एप्लीकेशन, उसको यूज कैसे किया. ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द फंड. आपने किस लिए अप्लाई किया होगा, फिक्स असेट्स के लिए, परचेस ऑफ फिक्स असेट. यस, आपने लैंड परचेस की होगी, आपने मशीनरीज में इन्वेस्ट परचेस किए होंगे, आपने फर्नीचर परचेस किया होगा, व्हीकल्स परचेस किए होंगे, कंप्यूटर्स परचेस किए होंगे. सो आपने फिक्स एसेट्स के लिए यूज किए होंगे वो पैसे. लोन लिया होगा या आपने कैपिटल, जैसे भी आपने फिक्स एसेट ली है,
उसके लिए आपने लोन लिया, तो लोन इज अ सोर्स ऑफ फंड, एंड फिर जो फिक्स एसेट में पैसा डाला है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स आ गया, ठीक है। बी, जो एक्सेस फंड्स रहेंगे आपने इन्वेस्ट किए होंगे, मे बी शेयर्स में, डिबेंचर्स में, मे बी आपने राइट म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में इन्वेस्ट किए होंगे, सो दैट इज इन्वेस्टमेंट। सेकंड एप्लीकेशन इज इन्वेस्टमेंट, various investments, and third application is working capital. डे टू डे के लिए जो पैसे लगते हैं वो, दैट इज करंट असेट्स, करंट असेट्स like cash in hand, cash at bank, stock, इन्वेंट्री, डेटर्स, राइट, समझ में आ रहा है, डेटर्स, ये सब चीजें लेस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल। व्हाट आर द ठीक है, शेयर्स आर ओनर्स कैपिटल, डिबेंचर्स आर लोन, डिबेंचर्स इज ए लोन, डिबेंचर्स इश्यू करके अब लोन रेज करते हैं, प्रोसेस इज सेम, अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं है, बट शेयर्स इक्विटी रहने दो, प्रेफरेंस रहने दो, दे आर द ओनर्स, दे आर द ओनर्स, बट डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, हमने उनसे फंड्स बोरो किए होते हैं, हमें उनको इंटरेस्ट देना होता है। शेयर होल्डर्स वालों को हम डिविडेंड देते हैं, उनको प्रॉफिट में शेयर देते हैं, वो होता है डिविडेंड। इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, बट डिबेंचर होल्डर्स वालों को डिविडेंड नहीं मिलता, उनको इंटरेस्ट मिलता है, दे आर द लोन। आगे, ठीक है, एंड फिर इसकी टोटल इक्वल हो जाएगी। अब ध्यान देना, कैपिटल है, ये ओनर्स कंट्रीब्यूशन आ गया, बराबर ना, सो ये ओन्ड फंड्स में आ जाएगा कैपिटल, लिखो यहां पे कैपिटल 50,000, रिजर्व्स, रिजर्व्स कैपिटल में ऐड होते हैं, राइट, ऐड रिजर्व्स, और लॉसेस माइनस होते हैं, राइट, कितने के 15,000। सो ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी बिजनेस में टोटल 65,000। ओनर्स फंड आर 65,000। लोन is a source of fund, loan capital is a source of fund, loan is also source of fund, but वो borrowed fund है, किसी और से लिया है, so 12% लोन यहां पे आएगा, यस, कितने के 30,000। सोर्सेस ऑफ फंड, सो ओनर ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, ओनर ने इन्वेस्ट किया है ऑलमोस्ट 65,000, बाकी लोगों से हमने पैसे लिए, लोन के थ्रू लिए 30,000, ठीक है। देयर आर करंट लायबिलिटीज, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज होगा। हमने फिक्स एसेट में इन्वेस्ट किया, राइट, हमने फिक्स एसेट में 60,000 डाले, तो फिक्स एसेट में 60,000, एप्लीकेशन फिक्स एसेट में डाले 60,000, इन्वेस्टमेंट में डाले 10,000, तो 70,000 इधर गए, 70,000 इधर गए, एंड करंट असेट्स में हमारे 55,000 अटके, फिक्स असेट में अटके 60, इन्वेस्टमेंट में अटके 10,000, करंट असेट में अटके 55,000, तो करंट असेट में 55,000 मतलब कैश इन हैंड रहेगा, कैश एट बैंक रहेगा, स्टॉक रह सकता है, डेटर्स रह सकता है, बिल्स रिसीवेबल रह सकता है, उसमें हमारा पैसा अटका है 55,000, एंड करंट लायबिलिटीज 30,000। My working capital, day to day capital is 25,000.
अगर करंट एसेट रियलाइज होते तो मुझे 55,000 मिलेंगे, और अगर मैं करंट लायबिलिटीज पे करता हूं तो मुझे 30,000 देना पड़ेगा, तो मेरे पास नेट कितना बचेगा? 25, दैट इज करंट वर्किंग कैपिटल. सो नाउ यू कैन सी, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज सोर्स ऑफ कैपिटल. ये तीनों सोर्स ऑफ कैपिटल्स है, सोर्सेस ऑफ फंड्स है, सॉरी, दीज आर द सोर्सेस ऑफ फंड्स. एंड ऑल अदर असेट्स, असेट साइड जो रहती है ना, वो एप्लीकेशन ऑफ फंड रहता है, बट उसमें से हम करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे, ठीक है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज करंट लायबिलिटीज हमें पैसा नहीं मिलता, हमें देना होता है उनको. आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें पे करना है, उतनी हमारी कैश कम होगी. रेंट पेएबल भले ही लायबिलिटी है, बट इट इज नॉट सोर्स ऑफ फंड. एक्चुअली हमें उनको पेमेंट करना पड़ेगा, उतने से हमारी कैश कम होगी. देखो, कैपिटल की वजह से वी आर रिसीव्ड कैश, लोन की वजह से वी आर रिसीव्ड कैश, बट रेंट पेएबल विल नेवर बी रिसीव्ड इन कैश. हमें कैश देनी पड़ेगी, इसलिए वो एप्लीकेशन में जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज सोर्सेस, मतलब उनकी वजह से, ये दोनों सोर्सेस है, मतलब इनकी वजह से कंपनी को या फर्म को, बिजनेस को पैसा मिला है, और यहाँ पे पैसा जाएगा. फिक्स एसेट परचेस की होगी, आपने पेड किया होगा, राइट. इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपने पेमेंट किया होगा. करंट एसेट आपने पेमेंट किया होगा, और इसके लिए पेमेंट करोगे, ये एप्लीकेशन में आएगा, सोर्स में नहीं आएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. रेंट पेएबल, सैलरी पेएबल, टैक्सेस पेएबल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, उनकी वजह से इनफ्लो नहीं होगा, इनकी वजह से आउटफ्लो होगा. सो सोर्सेस आर इनफ्लोज एंड एप्लीकेशन इज आउटफ्लो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए मैंने इसको माइनस किया. सो देखते हैं टोटल सोर्स ऑफ फंड कितना था. 65 ओनर ने दिया, 30 बोरोर्स वालों से लिया, राइट. टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स आर 95,000. टोटल सोर्स ऑफ फंड्स 95,000 आए, उसमें से कहां पे कितने गए? 60,000 फिक्स एसेट में गए, 10,000 इन्वेस्टमेंट में गए, और करंट एसेट में 25,000 है. तो टोटल कितने आ गए? 70, 95. यस. मतलब ये हमारा जो बिजनेस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूं, ध्यान देना. हमारे इस बिजनेस ने टोटल 95,000 आए, वी रिसीव 95,000, उसमें से ओनर ने 65 दिए और लोन के थ्रू 30,000 आए. सो इनफ्लो इज 95,000, उसमें से 60,000 फिक्स एसेट्स में यूज हुए, 10,000 इन्वेस्टमेंट के लिए यूज हुए, और अभी हमारे पास नेट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट इज वर्किंग कैपिटल 25,000 का. हमारे पास अभी वर्किंग कैपिटल 25,000 का है. समझ में आ रहा है? ऐसे हमारे पास टोटल 95,000, उसका एप्लीकेशन आ गया. सो दिस इज द फॉर्मेट. लिखो जल्दी, लिखो जल्दी. उसके नीचे का एक क्वेश्चन करना है हमें, ठीक है. चलो, और एक क्वेश्चन है, और मैं खाली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं. कन्वर्ट द फॉलोइंग बैलेंस इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट. चलो, वर्टिकल बैलेंस शीट मतलब हमें सोर्स ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड टैली करना है. सोर्सेस ऑफ फंड मतलब इनफ्लो, एप्लीकेशन ऑफ फंड मींस आउटफ्लो. ध्यान देना. चलो, मुझे बोलो, यू हैव टू टेल मी, कैपिटल किस में आएगा? सोर्स या एप्लीकेशन? कैपिटल किस में आएगा? सोर्स या एप्लीकेशन? दिस इज सोर्स. हमें पैसे कैपिटल वाले से मिलते हैं ना. रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये प्रॉफिट्स रहते हैं, वो भी कैश में आए होंगे ना. दिस इज सोर्स.
12% लोन टेकन सोर्स है या एप्लीकेशन है? लोन टेकन इज सोर्स या एप्लीकेशन? सोर्स. करंट लाइबिलिटीज विल बी एप्लीकेशन बिकॉज उतना पैसा हमें पे करना पड़ेगा, उतने से हमारा कैश बैलेंस कम होगा, ये एप्लीकेशन में आएगा, राइट? और यू कैन से टू दैट एक्सटेंट करंट असेट्स टू बी रिड्यूस, करंट असेट्स से माइनस होगा. आगे फिक्स असेट्स एप्लीकेशन, इन्वेस्टमेंट्स एप्लीकेशन, करंट इन्वेस्टमेंट सॉरी करंट असेट एप्लीकेशन. लेट्स स्टार्ट वर्टिकल बैलेंस शीट. As on 31st March 2020, ठीक है? All assets are application, liabilities are sources, but current liabilities is not source actually. To that extent, my current assets will reduce. ठीक है? आगे लिखो यहाँ पे sources of funds. लाइबिलिटीज की जगह लिखने का सोर्सेस ऑफ फंड्स, रुपीज, और असेट की जगह लिखने का, नीचे लिखने का एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. लाइबिलिटीज को बोल दिया सोर्सेस ऑफ फंड्स, एसेट्स को बोल दिया एप्लीकेशन ऑफ फंड, इन सिंपल वर्ड्स. ठीक है? सोर्सेस ऑफ फंड basically two. A, first source is owner's capital, owner's funds. उसमें आ गया कैपिटल. कितना कैपिटल है उसका? 80 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व सरप्लस ऐड होंगे, लॉसेस माइनस होंगे. अगर असेट साइड पे P&L में डेबिट बैलेंस है, फिक्टिशियस असेट्स है, बोगस असेट्स लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट, तो उनको हम राइट ऑफ करते हैं. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रहेगा असेट साइड पे तो माइनस करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस. ओके 20. तो ओनर का टोटल कितना फंड है हमारे बिजनेस में? 1 लाख. ओनर हैज गिवन 1 लाख, ऐसे बोलो. बी, बोरोड फंड्स. इसमें लोन आ गया, इसमें डिबेंचर्स आ गया. डिबेंचर्स इज ए लोन्स फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम सम अदर एंटिटी लाइक डिबेंचर्स इश्यूड, ये सब इसमें आ गया. ठीक है? 12% लोन 24,000. So total sources is 1,24,000. 1,24,000. ठीक है? अब हम एप्लीकेशन लिखेंगे. एप्लीकेशन में ये 1,24,000 कहां पे यूज हुए? ए, फिक्स असेट्स में. बी, इन्वेस्टमेंट्स के लिए. एंड तीसरा वर्किंग कैपिटल के लिए. What is working capital? Current assets minus current liabilities. Okay. लिखो एप्लीकेशन में 75,000 के फिक्स असेट्स आपने परचेस किए. So you applied 75,000 for that. 20,000 इन्वेस्टमेंट्स, 20,000 आपने इन्वेस्टमेंट में यूज किया. ठीक है? उसके बाद करंट असेट्स 44, करंट लायबिलिटीज 15.
तो नेट करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल इज कितना है रे? बोलो। अरे तुम्हारी मर्जी है, 12% लिखना है नहीं लिखना है, उसमें क्या इतना टेंशन लेके बैठो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। 29,000। सो टोटल आ गया उतना, 000, यस, 9 + 5 14, 1 कैरी, 8 10 12, यस, आ गया, हो गया। खाली उन्हें हमें टी फॉर्मेट में दिया है ना, उसको वर्टिकल फॉर्मेट में ठीक से लिखना है, नथिंग एल्स, बस इतना ही काम है। चैप्टर सिंपल है, चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, खाली समझ में आना चाहिए, ठीक है, खाली समझ में आना चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, लायबिलिटीज को सोर्सेस में डालना है, असेट्स को एप्लीकेशन में डालना है। हाउएवर जो करंट लायबिलिटीज होती है, इट इज नॉट ए सोर्स ऑफ फंड, एक्चुअली उसके लिए हमें पेमेंट करना होगा, वो एप्लीकेशन से माइनस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बस इतना ही। सो आपके सामने आंसर रहता है, खाली उसको ठीक से लिखना है, नथिंग एल्स। योर सोर्सेस ऑफ फंड शुड बी इक्वल टू एप्लीकेशन ऑफ द फंड्स। क्लियर है? हो गया लिख के? यस लिखो। ठीक है, नीचे एक ऐसे क्वेश्चन देखो, नीचे अनसॉल्व में दिस इज कंपेरेटिव करना है, नो इश्यूज। कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट, prepare common size, prepare cash flow, okay, cash flow. They have asked you to find out current ratio, quick ratio, okay, ratio, good, no issue, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये दोनों हो गए बराबर। नाउ चलो आगे चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट, पहले हम कैसे लिखते हैं? इफ रिमेंबर, हम यहाँ पे जीपी ढूंढते हैं, यहाँ पे जीपी लेके आते हैं, फिर हमें यहाँ पे एनपी मिलता है, बराबर ना। अब ऐसे नहीं दिखाना है इस फॉर्मेट, पहले इनकम दिखाया जाएगा पूरा, इनकम ले जाएंगे, राइट, सेल्स को लिखा गया नेट सेल्स, फिर उन्हें मतलब ये वाला यहाँ पे नेट सेल्स रहेगा माइनस दिस, तो आपको जीपी मिलेगा, ठीक है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपको जीपी मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया। फिर यू राइट, आप क्या करोगे? उसके बाद यू विल माइनस दीज एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस, तो उन्होंने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर उन्होंने यहाँ के इनकम से ऐड किए। देखो हमारा पीएन अगर आपको समझ में आता है ना, पहले उन्होंने सेल्स से स्टार्ट किया, नेट सेल्स, दे डिडक्टेड ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, ऑक्ट्राई, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए, तो आपको उनको जीपी मिल गया।
उन्होंने पहले ये किया, उसमें से ये माइनस किया, उनको जीपी मिल गया। फिर उन्होंने यहाँ के जो एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया। तो उन्होंने ये जो प्रॉफिट मिलेगा जीपी से उन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया, उसको नाम दे दिया उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोल दिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर उन्होंने क्या किया? अदर इनकम्स को ऐड किया। अदर इनकम्स को ऐड किया, देखो, एंड कोई ऐसे एक्सपेंसेस हो सकते हैं यहां पे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, राइट, वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, मतलब वो डे टू डे बेसिस पे नहीं होते। फिर उन्होंने उसको माइनस किया, फिर उनको नेट प्रॉफिट मिल गया, और फिर टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिख लेना। लिखो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस, वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, बहुत सिंपल है। वर्टिकल प्रॉफिट लॉस मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस ऐसे रहता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ध्यान देना। यहां पे आप लिखते हो बाय नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। यहां पे आपका नेट सेल्स आता है, बराबर। यहां पे आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहां पे आप लिखते हो टू ओपनिंग स्टॉक, यहां पे लिखते हो टू परचेसेस, यहां पे आप लिखते हो टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, ऑक्ट्राई वगैरह वगैरह, और फिर आपको मिलता है टू जीपी। फिर आप जीपी को यहां पे लेके आते हो, you add other incomes, they are non operating incomes, interest on investment, right, इन्वेस्टमेंट करना आपका बिजनेस नहीं है, बट आप फिर भी इन्वेस्ट करते हो, वो अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? सेल्स। आपने एक बिजनेस किस लिए स्टार्ट किया? सेल्स करने के लिए ना। सो यू परचेस गुड, यू सेल द गुड्स, परचेस गुड सेल गुड्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट आपके पास ज्यादा पैसे आपने इन्वेस्ट किए, उससे इंटरेस्ट मिला है, सेल ऑफ स्क्रैप, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो आपकी मेन इनकम नहीं है। ऑपरेटिंग इनकम इज अ मेन इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज अ सेकेंडरी इनकम बाय, राइट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसमें आ गए डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट, सेल ऑफ स्क्रैप, कमीशन रिसीव्ड, ये सब आ गए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सेल्स इज ऑपरेटिंग इनकम, ये ऑपरेटिंग इनकम है। थ्रू योर ऑपरेशंस, आपके बिजनेस के वजह से ये मिलता है, और ये एक्स्ट्रा इनकम होती है, उसको नॉन ऑपरेटिंग बोला गया। टू, देयर आर सम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, salary paid, rent paid, electricity charges paid, water charges paid. Try to understand. Advertisement, depreciation, interest, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए, ये नॉर्मल एक्सपेंस आ गए। And there are non-operating expense. Loss on sale of fixed asset, loss by fire, loss by theft. Example. Two, tax. अब
टैक्स माइनस करोगे और टैक्स माइनस करने के बाद आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स माइनस होने के बाद पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो आगे से ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको थोड़ा क्या समझना है, व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मीन्स राइट ऑल दोज थिंग्स। ऑपरेटिंग मतलब क्या, जो आपके बिजनेस के एकदम क्लोजली रिलेटेड होती है, बिजनेस की वजह से, बिजनेस चलाने के लिए आप क्या क्या करते हो, वो सब ऑपरेटिंग। सो ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट, रेंट पेड, राइट, एग्जांपल रेंट पेड, सैलरीज पेड, P&L के कौन कौन से आइटम्स ऑपरेटिंग में आएंगे। P&L में रेंट रहेगा, सैलरीज रहेगा, एडवर्टाइजमेंट रहेगा, राइट, इवन बैड डेट्स ऑपरेटिंग रहेगा, बिकॉज आप सेल करते हो, वो ऑपरेटिंग है, तो उसकी वजह से वो बैड डेट्स होता है, वो भी ऑपरेटिंग में आएगा। नॉन ऑपरेटिंग मतलब वो सब चीजें जो डे टू डे बिजनेस में होती नहीं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, राइट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए। ठीक है, अब ध्यान देना, उन्होंने हमें प्रॉफिट ढूंढने को बोला, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, ध्यान देना, इसको ही हमें ठीक से लिखना है, वर्टिकली लिखना है, वर्टिकल P&L। सबसे पहले स्टार्ट की जाएगी नेट सेल्स से, लिखा जाएगा नेट सेल्स। देखो कैसे लिखने का तरीका, नेट सेल्स टी फॉर्म में नहीं लिखते, नेट सेल्स दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये आ गया आपका नेट सेल्स। ठीक है, देन नेट सेल्स लिख लिया। आगे फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, cost of goods sold. What is cost of goods sold? Opening stock plus purchases plus other direct expense minus closing stock is COGS, cost of goods sold, less C, cost of goods sold. So net sales से they will deduct COGS, मतलब उन्होंने क्या क्या माइनस किया, ध्यान देना, मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। सेल्स से उन्होंने माइनस किया ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, एंड ये क्रेडिट पे पॉजिटिव मतलब डेबिट पे माइनस होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक। मतलब हाउ टू फाइंड आउट COGS, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आएगा आपका COGS जो माइनस होगा। सो ध्यान देना, उनका फॉर्मेट कैसे बना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। उन्होंने नेट सेल्स ले लिया, नेट सेल्स से क्या माइनस करते हो आप, देखो आप हाउ टू फाइंड आउट GP, आप क्या करते हो, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस दिस इज GP। क्या किया आपने, नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको प्लस में डालने की जगह एक्सपेंस से माइनस करके ले लिया। ठीक है, इनकम में ऐड करने की, सेल्स में ऐड करने की जगह उन्होंने एक्सपेंस से माइनस करके लिया, फिर भी और आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, तो
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस अदर एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज सीओजीएस। तो यहां पे आपको मिल गया देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पे आपको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस सीओजीएस इज ग्रॉस प्रॉफिट। देखो सब चीजें करोगे ट्रेडिंग अकाउंट की, तो आपने नेट सेल्स से सीओजीएस माइनस किया तो आपको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद और नेट प्रॉफिट के बीच में एक प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के बीच में एक प्रॉफिट होता है जो ये वाला अकाउंट देता नहीं, टी फॉर्मेट में मिलता नहीं, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अब हमने माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अब हमने माइनस किया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वंस यू डिडक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सब आ गए, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस रेट, ऑफिस लाइटनिंग, राइट, ये सब चीजें। एडमिन एक्सपेंस आ गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गए, फाइनेंस कॉस्ट आ गया, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है, ये सब चीजें आ गई। कौन कौन से आ गए, एडमिन एक्सपेंस, चाहे तो लिखो, इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गए एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, उस दूसरा आ गया ऑफिस रिलेटेड सब एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। डे टू डे वाले ना, बिजनेस करने के लिए करने ही पड़ते हैं। एंड तीसरा, राइट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट देखो वही लिया होगा उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक डेप्रिसिएशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअली एडमिन में डेप्रिसिएशन आना चाहिए। सो ये एक्सपेंस आपने माइनस किया, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, देयरफॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। देखो ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढा, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए तो उनको मिल गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट जाना है, तो अब मतलब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब कौन सी चीजें बाकी है, नॉन ऑपरेटिंग, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो, यू विल गेट, लिखो ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिनको हम इनडायरेक्ट इनकम्स बोलते हैं इन शॉर्ट। पीएनएल के क्रेडिट पे जो इनकम्स आते हैं वो डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, राइट, वो सब चीजें इसमें आ गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह। ठीक है, एंड लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एग्जाम्पल लॉस बाय फायर, थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। एग्जाम्पल, दे आर नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है,
ये जो प्रॉफिट आएगा इसको बुलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब अभी हमने क्या 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 ले लिया, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, ये 1 है, राइट, दिस इज 2, net sales is 1, COGS is 2, then third is operating expense minus where, and these are 4, ये दोनों 4 है, ठीक है। एंड फिर हम माइनस करेंगे लेस टैक्स, इनकम टैक्स और प्रोविजन फॉर टैक्स, जो लिखना है लिखो, और फिर आपको मिलेगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज 5, दिस इज 5। देखो हर चीज आ गया, लिखने का तरीका अलग है, नथिंग एल्स। टी फॉर्मेट की जगह वर्टिकल, वही कर रहे, प्लस माइनस ही कर रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे, वही कर रहे, बट राइट, जीपी एंड एनपी के बीच में एक प्रॉफिट ढूंढा उन्होंने। कौन सा प्रॉफिट ढूंढा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जीपी एंड एनपी के बीच में एक आइटम उन्होंने ढूंढा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नथिंग एल्स। लिखो, लॉस रहेगा तो कुछ नहीं, वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी, बस वही फॉर्मेट, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। एंड लॉस रहेगा तो निगेटिव में आएगा ना, दूसरा क्या रहेगा? फॉर्मेट थोड़ी चेंज होगा, लॉस है, ये थोड़ी डेबिट क्रेडिट है, स्टेटमेंट है, निगेटिव हो गया बस निगेटिव हो जाएगा। लॉस है तो एक्सपेंसेस विल इंक्रीज द लॉस एंड इनकम्स विल डिक्रीज द लॉस, दैट्स इट। लिखो, मैं वही समझा रहा हूं, यही फॉर्मेट को मैंने प्लस माइनस में लिखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सेल्स, नेट सेल्स निकाले, फिर उसमें से मैंने ट्रेडिंग के बाकी सब आइटम्स माइनस किए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस अदर एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसको सीओजीएस बोल के माइनस कर दिया, इसको मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स बोल के माइनस कर दिया। नेट सेल्स लिया, फिर मैंने ओपनिंग स्टॉक, नेट सेल्स से माइनस किया मैंने ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये मैंने माइनस किया, तो मुझे जीपी मिल गया। फिर जीपी में मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पहले माइनस किया, जीपी से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पहले माइनस किया। उसमें कौन कौन से आ गए? उसमें आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसमें आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसमें एडवर्टाइजमेंट भी आ गया, उसमें बैड डेट्स भी आ गया, राइट, फाइनेंस कॉस्ट आ गया, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट पेड वगैरह, डिप्रिसिएशन वगैरह, वो सब एडमिन एक्सपेंसेस, मतलब वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गए। वो माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट को मैंने नाम दे दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसका क्या नाम दे दिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और फिर अब मुझे नेट प्रॉफिट की तरफ जाना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैं ऐड करूंगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड माइनस करूंगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। अगर टैक्स है, मैंने टैक्स माइनस नहीं किया, इसलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये कैपिटल में ऐड होगा। लिखने का तरीका है, वही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, फॉर्मेट है। तो इसमें आपको 3 प्रॉफिट मिलते हैं स्टेटमेंट में, एक ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा मिला आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीसरा मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड फोर्थ मिला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कैन आई राइट लाइक दिस? समझने के लिए ध्यान देना, राइट, सिंपल वर्ड्स में नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? यहाँ पे जो मैंने
यहाँ पे येलो डॉटेड लाइन में दिखा है वो सीओजीएस है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज सीओजीएस। ठीक है, सो इज जीपी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लिख लेना है, शॉर्टकट है। देन ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। फिर एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिनको हम अदर इनकम बोलते हैं, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, यहां पे आपको मिलेगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर माइनस होगा टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स आई मीन। फिर आपको मिलेगा पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिखो, समझा अभी तक का? यस और नो? सिंपल है यार, देखो प्लस माइनस फॉर्मेट में लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं लिखते, डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं लिखते। ठीक है, सो बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट हमें एक और प्रॉफिट ढूंढते होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा रहेगा और नेट प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा रहेगा, सेम नहीं रहेगा, बिकॉज देयर आर सम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। So indirect incomes are non-operating incomes. Indirect expense, some expenses are operating, some expenses are non-operating. So non-operating कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में कभी नॉन ऑपरेटिंग नहीं आता है, पीएनएल में नॉन ऑपरेटिंग रह सकता है। पीएनएल में अगर पीएनएल में कोई इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम रहेगी, एंड पीएनएल में कोई एक्सपेंस हो सकते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग हो सकते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, एबनॉर्मल लॉसेस एग्जांपल कुछ, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आ गए। कोई एम्प्लॉय लाइक इम्बेजल्ड द कैश, कैश लेके भाग के चला गया, तो उस केस में राइट वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा ना। ठीक है, सो दिस इज शॉर्टकट, सेल्स लेस सीओजीएस। व्हाट इज सीओजीएस? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज जीपी। जीपी से ऐड करो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन कौन से? एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके, तो आपको मिलेगा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक बार आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, फिर आप ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो, राइट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर टैक्स की कंडीशन है, टैक्स है, अगर टैक्स माइनस नहीं किया है तो बिफोर टैक्स रहेगा, अगर आपने टैक्स माइनस करोगे तो आफ्टर टैक्स रहेगा प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज सिंपल।
बाकी सिंपल है रे, बाकी इतना कोई नहीं, एक बार समझ में आ गया ना। लेट मी चेक। कंपेरेटिव, कॉमन साइज, ये ज्यादा मेजर है। कैश फ्लोज है, ओके। रेशियोज दिया होंगे उन्होंने, 5-6 रेशियोज है, ज्यादा भी रेशियोज नहीं हमारे सिलेबस में, ज्यादा रेशियोज है ऐसे भी नहीं, सिंपल सिंपल रेशियोज है। बस इतना ही चैप्टर में। ओके, और फिर देयर आर सम 10-15 क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, नो इश्यूज। कितने हुए? 10-12 हुए ना। अच्छा, टुमारो आई विल कीप लेक्चर इन द मॉर्निंग। मैं 8 बजे लेक्चर दूंगा, 8 to 10। तो कल हम इसके तो ये जो आज हमने किया है, कौन सा कंपेरेटिव, सॉरी हमने वर्टिकल पेंडल की, उसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट, कंपेरेटिव P&L करेंगे, ठीक है। ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये सिंपल चैप्टर है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, हमें उसको खाली लिखना है, नथिंग एल्स, ठीक है। थैंक यू। किसी के क्वेश्चंस है? किसी के क्वेश्चंस हैं? इन द इवनिंग, इको का लेक्चर मैं इवनिंग में रखूंगा, राइट। आई विल अपडेट यू, टाइम टेबल में अपडेट कर दूंगा, बिकॉज आई हैव टू टेक कंटिन्यूस 7-8 डेज। अभी फाउंडेशन नहीं है तो इट्स पॉसिबल, ठीक है। थैंक यू। स्टार्ट प्रिपरेशन में अप्रैल में मैं 2-3 टेस्ट लेने वाला हूँ, 180 मार्क्स के। यस, आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट, अप्रैल में ले लूंगा, पकड़ के चलो 5 अप्रैल से मैं 15 अप्रैल तक टेस्ट ले लूंगा। अकाउंट्स के लूंगा मैं, इको का रहेगा, मैथ्स की भी टेस्ट रहेगी, ओसी मैम लेगी, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इको की रिवीजन लूंगा, लेकिन मैं वो क्या बोलते हैं उसको, जनरली पार्ट 2 पे ज्यादा मैं फोकस करूंगा रिवीजन में। पार्ट 1 इज इजी एज कंपेरेटिव, ठीक है। अब आगे से मेरा पूरा फोकस 12 पे रहेगा। मॉर्निंग इवनिंग हम 12 करते रहेंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग एंड इवनिंग, ठीक है। थैंक यू।